हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल माय फिजिकल एजुकेशन पोर्टल। और आज हम करेंगे अपनी 11th क्लास की 6th यूनिट के पार्ट सेकंड। इसमें जो मेन टॉपिक आज हम करेंगे वो है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि फिजिकल एक्टिविटी और लीडरशिप ट्रेनिंग क्या होती है। सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो होते हैं उनके मीनिंग क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब किस लिए हम वो जो है एक्टिविटी करते हैं, क्यों हम एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हैं। फिर इसी के लास्ट में देखेंगे कि सेफ्टी मेजर्स क्या हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। तो चलिए जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है। एडवेंचर स्पोर्ट्स बेसिकली एक इन्जॉयफुल एक्टिविटी है, मतलब कोई भी जब अपना किसी एडवेंचर के लिए, अपनी इन्जॉयमेंट के लिए कोई एक्टिविटी करता है, अपने आप को चैलेंज करता है, हाँ मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है, तो उसको एक तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट्स मानते हैं। एक बार ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसके बाद में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर एन्जॉयफुल एंड रिस्की एक्टिविटी। देखिए, एन्जॉयफुल मज़ेदार भी हैं और उसमें रिस्क भी है। एक्टिविटीज़ डन इन आउटडोर प्लेसेस, मतलब कि नेचुरल इन्वायरमेंट में जो एक्टिविटी की जाती हैं जिसमें एन्जॉय भी होए और रिस्की भी हैं। ये रिस्की क्यों है वो हम आगे देखेंगे। इन विच पार्टिसिपेंट्स ट्राई टू चैलेंज देमसेल्फ एंड टू एक्सपीरियंस समथिंग थ्रिलिंग। थ्रिलिंग मतलब रोमांचक, एंड एडवेंचरस मतलब कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत इंजॉयफुल होती हैं, लेकिन साथ में साथ रिस्की भी होती हैं। रिस्की बहुत ही ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ इंजरीज़ भी हो सकती हैं और इनमें मतलब डेथ भी हो सकती है, इतनी ख़तरनाक एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो कि बाहर नेचुरल, ज़्यादातर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अंदर हो जाती हैं, मतलब किसी प्लेस के या कहीं पे खुद से बनाई हुई वो एक्टिविटीज़ हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आउटडोर की जाती है, मतलब कि बाहर की जाती है नेचुरल इन्वायरमेंट में। हिंदी में बिल्कुल आसानी से लिख दिया, जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है हिंदी में देख लेना। एडवेंचर स्पोर्ट्स वह मज़ेदार और ख़तरनाक एक्टिविटी हैं जो ज़्यादातर नेचुरल इन्वायरमेंट में की जाती है। इसमें पार्टिसिपेंट खुद को चैलेंज करता है और कुछ नया रोमांचक रोमांचक अनुभव लेने के लिए इन एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। मतलब कि अब देखिए, मज़ेदार भी है, ख़तरनाक भी है, और सबसे मेन बात ये देखिए, खुद को चैलेंज करना। इसमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता, खुद के साथ कंपटीशन है। जैसे कि मैं मानूँ, आप कभी मेला देखने जाएं तो जिसको डर लगता है कभी झूला झूलने से, ऊंचे झूल, तो कभी सोचेगा, किसी दिन तो ज़रूर उसके मन में आएगी कि क्यों ना मैं भी इस झूले पे बैठूं, ट्राई करूं। किस लिए? क्योंकि एक्सपीरियंस लेने के लिए, अपने डर को ख़त्म करने के लिए। अब देखिए, कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स की मतलब ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि जो उसको इंडिकेट करती हैं। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, मतलब कोई ज़बरदस्ती पार्टिसिपेशन नहीं होता, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है वो अपनी मर्जी से इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। दूसरा, इन्हीं एडवेंचर स्पोर्ट्स को, इन्हीं स्पोर्ट्स को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। डन टू चैलेंज देमसेल्फ, बिल्कुल आसानी से खुद को चैलेंज करना और अपने मन से डर निकालना, कुछ रोमांचक अनुभव करने के लिए, ठीक है, कुछ भी रोमांचक, कुछ नया करना है, कुछ खुद को चैलेंज किया, किसी और के साथ में चैलेंज नहीं है, खुद के साथ चैलेंज है। मतलब हाई लेवल ऑफ रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इसमें, डेथ का भी रहता है, अपनी किसी टाइप की इंजरी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन भी हो सकती है अगर किसी चीज़ को हम फॉलो नहीं करते या कुछ कमी रह जाती है करते हुए। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के, मतलब कि ये स्पोर्ट्स क्यों किए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा जो आपने पहले नहीं की। आप पैराग्लाइडिंग करिए, आप झूले पे ही झूलिए, जिसने कभी झूला नहीं झूला, मान लीजिए वो गोल वाला झूला होता है जिसको, ठीक है, या वो ड्रैगन वाला झूला होता है जो एक साइड ऐसे जाता है और ऐसे, मतलब कि झूले होते हैं अलग अलग तरीके से, जिनको डर लगता है उनके लिए अगर वो उसको कर लेते तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ हमने ये चीज़ कर ली और हम ये कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, टू गेन एक्सपीरियंस, मतलब एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। वही बात आ गई कि जिसने वो चीज़ नहीं की तो उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो अगर जब तक वो उसको करेगा नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कि कैसा अनुभव रहता है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या उसको किस टाइप का फ़न मिलता है उस चीज़ को करने के बाद में। फॉर फिज़िकल फिटनेस, यस डेफिनेटली, बहुत सारे लोग फिज़िकल फिटनेस के लिए भी करते हैं कि रनिंग कर ली, ट्रैकिंग, पहाड़ों पे चढ़ना, रनिंग करनी, और एक वो होता है स्नोबोर्डिंग होगी, तो ये सब फिटनेस के लिए भी कोई कोई करता है।
फॉर इन्जॉयमेंट। अब कोई तो फिटनेस के लिए करता है, कोई करता है फ़न के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, कि मज़ा आना चाहिए भाई। जिसको इन एक्टिविटीज़ को करने में मज़ा आता है तो उसके लिए वो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। फॉर सोशल नेम एंड फेम, ये तो आजकल सबसे ज़्यादा है। कहीं भी जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना फ़ोटो खींचेंगे, ऐसा अपना डाल देंगे कि भाई मैं यहाँ पे गया था, अपना नाम चलाने के लिए फेसबुक पे या इंस्टा पे या जो भी आजकल जितनी भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है उस पर अपना नाम बनाने के लिए कि मैं ये सब करता हूँ। तो उसके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है ये भी, कि इसलिए कोई शायद एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा हो ताकि उसको अपना दिखाना हो थोड़ा सा। टू इंक्रीज़ मेंटल टफनेस, बिल्कुल। अब इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो कि आपके मेंटल टफनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी, मतलब कि आपको मजबूत कर देंगे कि हाँ, जब उन चीज़ों को कर पाओगे तो आप खुद से मेंटली टफ हो जाओगे कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दम है, क्या कहते हैं, गट्स है मेरे अंदर। टू हैव बॉन्डिंग्स विथ नेचर, कुछ लोग नेचर से जुड़े रहने के लिए जैसे कैंपिंग करते हैं, बाहर जाते हैं कैंपिंग करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ लोग इस एक्टिविटीज़ को करते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स की कितने टाइप के होते हैं। देखिए बहुत सारे टाइप हैं इसमें, लेकिन हमने आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के, जो आपकी बुक में या सिलेबस में दिए वही नहीं है, उससे अलावा भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं इसके। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रॉक क्लाइंबिंग, बिल्कुल आपको देखते ही समझ आ गया, रॉक मतलब कि पत्थर या चट्टान, क्लाइंबिंग चढ़ना, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग इज एन थ्रिलिंग एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट्स क्लाइंब अप नेचुरल और आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स एंड सक्सेसफुल रिटर्निंग टू द बेस विदाउट फॉलिंग। देखिए अब रॉक क्लाइंबिंग आपको पता चल गया कि चट्टान पे चढ़ना, और वापस जब आते हैं ना, वापसी भी बिल्कुल आराम से वो कर ले। अब पहले देखिए नेचुरल, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में किया जाता है, और दूसरा है आर्टिफिशियल, जो कि हम कहीं पे मॉल वगैरह में भी बना दिए जाते हैं, या फिटनेस सेंटर में भी आजकल ये बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। नेचुरल में क्या होता है, ये भी दो तरीके का होता है। ये इसमें आप बिना किसी हेल्प के भी जा सकते हैं, और इसमें बेल्ट के सारे हेल्प लगा के भी जा सकते हैं। तो नेचुरल में आपको देखिए रॉक क्लाइंबिंग में कोई बड़ा पत्थर हो गया या चट्टान हो गई, उस पर चढ़ना और फिर वापस नीचे तक आना, तो उसे कहते हैं हम रॉक क्लाइंबिंग। हिंदी में देखिए इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट या तो नेचुरल चट्टान या आर्टिफिशियल चट्टान पे चढ़ता है बिना गिरे, फिर वापस उतरता भी है। देखिए कंप्लीट कब बना जाता है, जब वो ऊपर चढ़ भी जाए और फिर नीचे सेफली वो आराम से बेस पे भी आ जाए। अब देखिए इसमें इक्विपमेंट क्या होंगे। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि ये सब चीज़ें आप नॉर्मल अपने डेली लाइफ से या अपने आप सोच के लिख सकते हैं, बुकिश लैंग्वेज लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सोचिए कि अगर आप किसी चट्टान पे चढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए। मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप भी अपने हिसाब से सोच के लिख सकते हैं। जैसे कि हेलमेट, सबसे पहले हेलमेट चाहिए भाई, ठीक है, कोई गिर ना जाए, सर कहीं पे लग ना जाए। रोप, जिसके रस्सी से सारे से अगर चढ़ेगा तो रस्सी। सेफ्टी बेल्ट्स, हुक्स, जो हुक्स उसमें फंसाते हैं वो। ग्रिप सब्सटेंस, मतलब कि कुछ चूना वगैरह लगा के भी चढ़ते हैं इस पर, तो ग्रिप के लिए कोई सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं। ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई ग्रिप सब्सटेंस यूज़ नहीं कर रहे तो ग्लव्स कर लेते हैं, वो आधे इतने उंगलियों तक के, हाफ। हार्नेस अभी दिखाएंगे आगे, कि आगे लगाई हमने फ़ोटो कि हार्नेस होती क्या है। फिर क्लाइंबिंग शूज़, या थोड़े अच्छे इसमें क्लाइंबिंग शूज़ चाहते हैं जिनके की ग्रिप अच्छी हो। तो ये होगी रोप क्लाइंबिंग, किसी चट्टान पे चढ़ना। ये दो तरीके से की जाती है, एक तो नेचुरल जो चट्टान है उनके ऊपर, एक आर्टिफिशियल जो कि हम कहीं पे फिटनेस सेंटर पे खुद ही बना देते हैं उसी तरीके से। देखिए जैसे ये चढ़ रहा है, ये सिर्फ ऐसे उभार दे दिया और उस पर चढ़ते हैं, ठीक है। फिर आती है ट्रैकिंग, बहुत सिंपल है। ट्रैकिंग मतलब कि घूमने निकल जाना, कहीं भी अपने आसपास के, अपने घर से दूर कहीं पे घूमने निकल जाना, ऑन फुट, ठीक है, ध्यान रखना, पैदल। ट्रैकिंग इज़ ए वॉकिंग लॉन्ग पाथ और जर्नी अंडरटेकन ऑन फुट इन नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब कि नेचुरल इन्वायरमेंट में की जानी चाहिए और थोड़ा सा अपने बिजी लाइफ से हट के की जानी चाहिए। यही नहीं कि आप अपने घर के बराबर वाले पार्क में घूमने निकल गई, वो ट्रैकिंग हुई ना, वो ट्रैकिंग नहीं है, ठीक है। कई बार ये होता है कि अननोन पाथ, मतलब कहीं भी निकल गई जो आपको पता नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है प्री डिफाइंड रूट्स, मतलब आप कई बार जा चुके हैं, मान लीजिए आप ऋषिकेश जा चुके हैं, तो थोड़ा आपको रास्ता अलग पता है जंगलों का, तो आप पहले से पता है कि यहाँ यहाँ जाना है हमें, तो
प्री डिटरमाइंड भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अननोन पाथ पे जाते हैं, मतलब कि ऐसे ही निकल जाते हैं घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और ये एक दिन की भी हो सकती है ट्रैकिंग, और कई महीनों तक भी चल सकती है। ठीक है, अपने फिटनेस और इंटरेस्ट के ऊपर बात है कि उसकी इंटरेस्ट कितना है, कितना अच्छा लग रहा है उसको, फिटनेस कितना है। इसमें फिटनेस लेवल बहुत हाई चाहिए, क्योंकि वो पैदल रहेगा पूरे दिन, पैरों पे रहेगा, चलता रहेगा, तो फिटनेस इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगी कि वो कितना ज़्यादा ट्रैकिंग कर सकता है। ये देखिए, ट्रैकिंग वह एडवेंचरस एक्टिविटी है जिसमें ट्रैकर शहर से दूर, ठीक है, शहर से दूर, शहर में नहीं, जैसे अपने आसपास में नहीं करना, जहाँ पे घर है वहाँ पे नहीं करना, उससे थोड़ा दूर नेचुरल इन्वायरमेंट में निकल के पैदल घूमने मतलब कि चला जाता है और कुछ नया अनुभव करता है। ठीक है, एक दिन से एक महीने तक हो सकती है। चलिए अब इक्विपमेंट्स देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप ट्रैकिंग के लिए जाओगे तो ज़रूरी नहीं आपको वहाँ पे खाना और पानी मिल जाए, इसलिए सबसे पहले जो मैंने लिखे हैं वो बेसिक्स लिखे हैं। अगर ज़्यादा 1-2 दिन या 3-4 दिन के लिए जा रहा है तो उसको खाना और पानी की अपनी सुविधा लेके जानी पड़ेगी। 2 to 3 सेट ऑफ क्लोथ्स होने चाहिए, बिल्कुल बारिश आ जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो 2 से 3 जोड़ी कपड़े रखेगा। स्लीपिंग बैग्स, हाँ, अगर नाइट स्पेंड करेगा, बाहर रुकेगा भाई कहीं तो सोएगा वो, तो उसके पास में स्लीपिंग का सारा सामान होना चाहिए। फर्स्ट एड वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा कभी भी कोई एक्टिविटी करने जाओ तो फर्स्ट एड मस्ट, बिल्कुल ज़रूरी है। फिर टेंट जहाँ पे वो सोएगा, एक मल्टीपर्पज़ नाइफ जिससे सारे काम हो सके, मतलब थोड़ा उसमें स्क्रू ड्राइवर भी होता है और सारी चीज़ें उसमें होती है, आपने देखा होगा एक नाइफ में पीछे बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं। फिर टॉर्च, फिर लाइटर या मैच स्टिक, क्योंकि आग वगैरह जलानी पड़ जाती है तो वो भी, और एक कंपास बहुत ज़रूरी है, इसमें कंपास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डायरेक्शन, आप दिशा ना भटक जाएं, आपको डायरेक्शन याद रहे कि मैं किस डायरेक्शन से चला था और मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। फिर आती है बंजी जंपिंग। देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा रोमांचक, ये होता है थ्रिलिंग, मेरे को लगता है बंजी जंपिंग, क्योंकि और इसके लिए बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए। इसमें क्या होता है, इट इज़ एन एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट जंप फ्रॉम ए टॉल स्ट्रक्चर। अब वो टॉल स्ट्रक्चर क्या, टावर भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, जंपिंग स्टेशन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी, वाइल कनेक्टेड टू ए लार्ज इलास्टिक कोड। अब देखिए, आसान भाषा में बताते हैं कि इसमें क्या होता है बंजी जंपिंग में, कि पार्टिसिपेंट किसी बहुत ही हाई स्ट्रक्चर पे, या तो बिल्डिंग हो सकती है, टावर हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, वहाँ से जंप करता है, फ्री फॉलिंग, मतलब कि कूद जाता है वहाँ से। लेकिन वो एक, ये देखिए, इलास्टिक कोड, मतलब कि एक लचीली एक रस्सी टाइप की कोड बंदी होती है, जिससे कि वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है, वो इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी होती है उसमें। तो ऐसे ही वो जो कोड है वो इलास्टिक होती, खिंचती है, फिर वापस रिकॉइल करती है वो। तो इसमें बहुत ही हाई लेवल का जो है रिस्क रहता है। और इसमें देखें, एक पॉइंट ये रेड करके, हेल्थ रिपोर्ट कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, किसी भी हार्ट के पेशेंट को या बीपी के पेशेंट को ये नहीं करना चाहिए। और वो एक फॉर्म भी भरवाते हैं जब बंजी जंप भी कराते हैं, तो कि वो फॉर्म भी भरवाते हैं कि किसी टाइप की अगर कोई दिक्कत आती है तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब देखिए, ये होता है हार्नेस, जो हमने कहा था ना पीछे, हार्नेस, ये जो आपको सेफ्टी बेल्ट दिखाई दे रही है ना, ये इसने भी यहाँ पे पहनी हुई है, तो हार्नेस, दिस इज़ कॉल्ड हार्नेस। ठीक है, ये ऐसे पहनाया जाता है और पूरा पैक करके अच्छे तरीके से तब ये की जाती है। अब देखिए, इसमें इक्विपमेंट, हेलमेट, इलास्टिक कोड, हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट्स। जैसे एक तो हार्नेस हो गया और 1-2 सेफ्टी बेल्ट और लगाते हैं, तो इसमें ये मेनली चाहिए होंगे। और ये ऐसे नहीं कि आपने गए और बंजी जंपिंग कर ली, एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पे, वो आपको आपका हेल्थ कार्ड, बीपी, आपके सब कुछ चेक करते हैं, तब वो आपको परमिशन देते हैं कि हाँ करिए, उनकी प्रेजेंस में आप करते हैं। फिर आती है रिवर राफ्टिंग। ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा फेमस है रिवर राफ्टिंग। इसमें कुछ नहीं, आप एक बोर्ड दे देते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। ए रिक्रिएशनल आउटडोर एक्टिविटी विच यूज़ एन इनफ्लेटेबल, मतलब कि इसका मतलब है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि हवा भरी जा सके, मतलब यहाँ पे बोट को कह रहे हैं, जो ये है ना, इनकी ये हवा भरने वाली, इसको कह रहे हैं। तो राफ्ट टू नेविगेट ए रिवर, मतलब कि किसी नदी में चलते जिस वाटर है उसमें ये इस ऐसे
फीलिंग वाली जो बोट होती है ना, इसमें हवा भरी रहती है, इसको ही कहते हैं रिवर राफ्टिंग। जब इस पर राफ्टिंग करते हैं किसी नदी में, थोड़ी दूर तक एक डिस्टेंस कवर करते हैं। और ये ज़्यादातर एक टीम की जो है एडवेंचरस एक्टिविटी है, क्योंकि एक बंदा नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बोट को एक बंदा नहीं संभाल सकता, तो ये एक टीम एक्टिविटी है मेनली। इक्विपमेंट लाइफ जैकेट, मतलब जो लाल वाली जैकेट पहनी हुई ना, अगर कोई पानी में गिर भी जाता है, इनमें सबको ये लाइफ जैकेट पहनी होती है, तो ये डूबने नहीं देती, ये आदमी जो है डूबता नहीं है ऐसे पहन के। हेलमेट वगैरह, पैडल जिससे चला रहे हैं इस बोट को, ठीक है, चला रहे हैं जिस इस बोट। कंपास, यस, अगर कहीं बाई चांस ही आगे निकल जाते हैं तो उनके पास में कंपास होना चाहिए डायरेक्शन को देखने के लिए कि हम किस डायरेक्शन में आ चुके हैं। वेट सूट जो हम पहनते हैं कि गीला ना हो। फिर रोप, रेस्क्यू, थ्रोबैक, ये थोड़ी सी स्पेलिंग इसमें मिस्टेक होगी नीचे थ्रोबैक की, तो मतलब जैसे अगर कोई गिर जाता है तो उसमें रस्सी बंधी होती है, आपने देखा होगा, ट्यूब जैसा होता है, टायर सा होता है, उसमें रस्सी बंधी होती है, उसको फेंक के फिर उस आदमी को वापसी खींचते हैं बोट पे। फिर आती है कैंपिंग। कैंपिंग बहुत आसान सा है, जैसे आपके एनसीसी के कैंप लगते हैं या वैसे भी आपके स्कूल्स में से कैंप चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, अगर आप कहीं पे गए हो। तो कैंपिंग क्या है, एक आउटडोर एक्टिविटी है, ठीक है, इज़ एन आउटडोर एक्टिविटी, enjoyable एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट लीव देयर होम और रीजन एंड एन्जॉय नेचर बाय स्पेंडिंग वन और सेवरल नाइट्स आउटडोर इन नेचुरल इन्वायरमेंट अवे फ्रॉम बिजी शेड्यूल। जब हम अब नॉर्मल का काम छोड़ के अपने घर से थोड़ी दूर, मतलब थोड़े दूर जाके नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं कुछ दिन, एक दिन हो सकता है, 2 दिन का कैंप हो सकता है, महीने का भी कैंप हो सकता है, ठीक है। अब बिल्कुल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि इक्विपमेंट, जब आप घर से कहीं बाहर जाओगे, आप पिकनिक पे जाओगे, कहीं ऐसी नेचुरल इन्वायरमेंट में जाओगे, तो आप हमेशा आपको अपने मन से सोचिए, अपने मन से क्वेश्चन बनाइए कि क्या क्या मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल, फूड और वाटर, क्या पता जंगल में आज जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे पानी मिले या खाना मिले या ना मिले, तो आपको ज़रूरी सबसे पहले बेसिक नीड है हमारा भाई, खाना और पानी सबसे बेसिक नीड है। फिर टेंट रहोगे तो अगर वहाँ पे ज़्यादा दिन रहोगे तो टेंट भी चाहिए, टॉर्च चाहिए, लाइटर चाहिए, आग जलाने की है, मैस्टिक चाहिए, नाइफ एक चाहिए, क्लोथ्स आपको चाहिए 2 से 3 सेट्स इसमें। फर्स्ट एड, ये पहले ही बताया कि फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। फिर स्लीपिंग बैग्स, और इसमें और भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो, जैसे कि कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स, क्योंकि बाहर जाओगे जंगली जानवर भी मिल सकते हैं कोई, तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। माउंटेनियरिंग, अब देखिए इसको ही कहते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग, इसी को कहते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। इससे पहले पढ़ा था हमने रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग में फ़र्क है, वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो चढ़ते हैं किसी चट्टान के ऊपर, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पूरे माउंटेन की, ध्यान रखना, माउंटेन की बात हो रही है, चट्टान में और माउंटेन में बहुत फ़र्क है। तो इसमें क्या करते हैं, In this adventure activity, participants try to climb highest point of big mountains। मतलब कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है, जैसे माउंट एवरेस्ट है या कोई सभी बहुत हाईएस्ट, जैसे इनके तो रिकॉर्ड भी बन जाते हैं, तो उस पे उसके पीक पे जाना इनका टारगेट रहता है, मतलब उसकी चोटी पे जो सबका उसका एंड पॉइंट है उस पे जाना। अब कहीं मैंने देखा कि बताते हैं कि माउंटेनिंग क्या है, बर्फ़ के पहाड़ पे चढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लाइंब थ्रू डिफरेंट रूट्स, पत्थर के पहाड़ी भी आती हैं, स्नो भी आती है या आइस भी आती है, हर जगह हर तरीके। जैसे देखिए, जब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, मतलब ऊपर की ओर चढ़ते चले जाएंगे पहाड़ पे, तो ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे आइस या स्नो जमी रहती है, इसलिए कह देते हैं कि बर्फ़ का पहाड़ है ऊपर से। तो ऐसा नहीं है, हर तरह के नीचे पत्थरों का होता है, फिर बीच में और थोड़ा ऐसे। तो ये सबसे बड़ी बात इसमें, इस एक्टिविटी में किसी बड़ी पहाड़ की सबसे ऊपर जाने की कोशिश करता है पार्टिसिपेंट, और ये बहुत एक्सपीरियंस का काम है। ऐसे नहीं आज ये आपका मन बना कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दूं और कल ही आप इक्विपमेंट से लेके चले गए। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, आपको जो भी रिकॉर्ड होल्डर हैं जो जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, ट्रेनिंग के बाद वो जाते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए, ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है इसमें। ये देखिए लगाए हैं मैंने, ये इक्विपमेंट्स भी कम है, वो पूरा ऐसा बैग भर के ले जाते हैं पूरा अपना, हेलमेट्स, रोप्स,
फूड एंड वाटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, यस, ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन कम हो जाते हैं, कई बार जो पार्टिसिपेंट है उसको दिक्कत होने लगती है। एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है उनके पास में, ताकि उनको कोई ऐसी परेशानी ना हो। फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। स्लीपिंग बैग्स, हार्नेस, हार्नेस हमने देख लिया है, ये भी इसमें दिया हुआ है हार्नेस कैसा होता है। हार्नेस, हुक्स, ग्लव्स, क्लोथ्स, टेंट, लाइटर, और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो इस पिक्चर में दी हुई हैं, ठीक है। तो माउंटेनिंग, किसी भी पहाड़ की चोटी पे जाना, वो पहाड़ कैसा भी हो सकता है, ठीक है, उस पहाड़ में बर्फ़ भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकते हैं। फिर ये कुछ हमने लगा दिए पॉइंट्स यहाँ पे डायरेक्ट, जो कि और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग ये होती है, ठीक है, पैराग्लाइडिंग, दिस इज़ अ पैराग्लाइडिंग। ये पीछे सपोर्टर भी रहता है और ये बहुत एक्सपीरियंस, या अगर आपको नहीं आता करना तो यहाँ पे एक हेल्पर रहता है जो कि इसको ग्लाइड करता है, मतलब इसको चलाता है, ठीक है, जिसको नहीं आता, और जिसको आता है वो अकेला भी कर सकता है पैराग्लाइडिंग, सिंपल। वाटर सर्फिंग, इसमें क्या होता है, पहले तो ये जो फट्टा है ना लकड़ी का, ऐसे बोर्ड होता है एक, तो उससे ऐसे स्विम करके थोड़ा आगे तक चले जाते हैं, और जैसे ये वेव है, इनके वेव के सहारे तो इस पर ये स्केटिंग एक तरीके से स्किट करते हैं ऐसे, तो इसके सारे वेव के सारे ही आगे आते हैं, इसको फोर्स मिलती है तो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं स्नोबोर्डिंग। स्नोबोर्डिंग में भी क्या है कि जहाँ पे बर्फ़ वगैरह रहती है तो वहाँ पे वो बोर्ड चलाते हैं, उसके ऊपर में ये इस टाइप का बोर्ड रहता है, ठीक है, इस टाइप का बोर्ड रहता है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, पहले ऊपर चले जाते हैं ऐसे बोर्ड को लेके हाथ में, फिर उसके ऊपर फिक्स होके तब ये नीचे की तरफ आते हैं। तो इक्विपमेंट्स आप वही लगभग सेम है, आप खुद लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब आ जाती है सेफ्टी मेजरमेंट टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। अब स्पोर्ट्स इंजरीज से मतलब है कि जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हमने कर रहे हैं इनसे बचने के लिए, इसमें इंजरी ना हो उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेना चाहिए किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले, ठीक है। फिर फॉलो इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन आपका सुपरवाइज़र या आपका जो वो करवाने वाला कोच है वो दे रहा है उसको फॉलो करो, ठीक है, हमेशा उसको फॉलो करो जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं, ठीक है। फिर मेडिकल चेकअप, हाँ, अगर आपको किसी टाइप की दिक्कत है, आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, किसी तरह की भी ऐसी डिजीज़ है, तो उसमें आपको एक मेडिकल चेकअप होता है वो करवाना ज़रूरी है, ठीक है, वो करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए एक्टिविटी के दौरान। फिर मेंटल प्रिपरेशन, आपकी मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपका मन ही तैयार नहीं है तो आपकी बॉडी साथ नहीं देगी। अगर आपका बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो तो आप सही से, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मन में कोई डर बैठ सकता है आपके, तो आपका मेंटल प्रिपरेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर प्रोटेक्टिव गियर्स, यस, हेलमेट हो गया, आपके जितने गार्ड्स थे जो हमने पीछे पड़े हैं वो आपके प्रोटेक्टिव गियर्स में आते हैं, तो वो भी आपको यूज़ करने चाहिए। ये नहीं कि मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा या कुछ ऐसा, तो आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए। अगर आप इनको प्रोटेक्टिव गियर्स को अवॉइड करते हो तो आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है अवॉइड अनफिट क्लोथ्स, मतलब कि ऐसे ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े भी नहीं पहनने और ज़्यादा टाइट भी नहीं पहनने। ज़्यादा ढीले इसलिए नहीं पहनने क्योंकि अगर ज़्यादा ही ढीला कपड़ा पहन लिया तो आपने जंप की कहीं से, तो कपड़ा कहीं पे अटक गया, उलझ गया, तो उससे आपको इंजरी हो सकती है। और ज़्यादा टाइट इसलिए नहीं पहनने क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट पहन लिए तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, आप अपने हाथ पैर अच्छे से नहीं चला पाओगे, जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो आज का हमारा चैप्टर होता है यहीं पे कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।